नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। बातचीत के सिलसिले में आज एक बड़े खास मेहमान के साथ हूं मैं यहाँ पर, डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में वे किसान आंदोलन से जुड़े रहे लंबे समय से, 2 बार के विधायक भी रहे, समाजवादी विचारधारा के हैं। बैतूल का किसान आंदोलन कुछ लोगों को याद होगा, कई लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि अखबार पढ़ना उन्होंने 1998 के बाद शुरू किया होगा। 1998 के किसान आंदोलन में बैतूल में किसान प्रदर्शन के ऊपर पुलिस गोली चली थी। करीब 150 किसानों को गोलियां लगी थी और 24 किसान शहीद हुए थे। 24 किसान, एक किसी स्थानीय स्तर के एक शहर के किसान आंदोलन में एक साथ 24 किसान शहीद हुए हों, ऐसा कम हुआ होगा। मुझको दूसरी घटना याद नहीं है। डॉक्टर सुनीलम उस आंदोलन की लीडरशिप कर रहे थे, वहाँ मौजूद थे और इनके ऊपर वहाँ पर पुलिस ने कुछ एक केस बनाए। वहाँ एक फायर ब्रिगेड ड्राइवर की शायद मौत हुई थी और इनके ऊपर केस बनाए गए, मुकदमा चला। लोअर कोर्ट से इनको सज़ा हुई उम्र कैद की। अभी उसके खिलाफ अपील पे वे चल रहे हैं। एक आंदोलनकारी हैं, सामाजिक आंदोलनकारी। जैसा कि पुलिस बहुत से केस बनाती है, वैसा ही केस इनके ऊपर बना। उतने किसानों की शहादत के बाद भी मुकदमा और सज़ा इनको हुआ है। तो मैं एक किस्म से मजाक में बात कर रहा था डॉक्टर सुनीलम से अभी कि हमारे इस कार्यक्रम में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले वे पहले मेहमान हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि उनके साथ ऊपर की अदालतों में इंसाफ हो। और जिस मकसद से उन्होंने वो आंदोलन वहाँ छेड़ रखा था, जिस मकसद से वो आज उनका छत्तीसगढ़ के रायपुर में आना हुआ है, जिस वजह से आज हमको उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो किसानों के आंदोलन, किसानों के मुद्दे, उस पर सबको कामयाबी मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, बड़ी खुशी हुई। मैं आपको बीच बीच में कभी टीवी की या यूट्यूब की बहसों में देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, आपके बारे में खबरें लंबे समय से पढ़ते रहा हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश, जब ये 1998 का जो मामला था, उस समय हम मध्य प्रदेश का ही हिस्सा थे और मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अखबारों के एक समूह का ग्रुप एडिटर था। तो उस नाते भी मुझको पढ़ना लिखना सब होते रहता था पूरे प्रदेश के। और बैतूल तो पास का है इलाका। तो आपका आना कैसे हुआ यहाँ पर अभी? संयुक्त किसान मोर्चा देश में 550 किसान संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है, जिसने जो मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी कानून लाए थे, उसके खिलाफ में आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन 2 दिन का आंदोलन था, लेकिन सरकार की जिद के चलते 380 दिन तक चला। 725 किसान हमारे शहीद हुए, लेकिन हम सरकार को पीछे हटाने में कामयाब हुए। सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, जो उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था, उसमें से उन्होंने किसी को पूरा नहीं किया, धोखाधड़ी की। एमएसपी की जो बननी थी कमेटी, वो नहीं बनाई। उन्होंने एक ज़ीरो बजट की कोई कमेटी एक बना दी। उसी तरीके से जो मुकदमे पूरे समाप्त होने थे, वापस होने थे, वो नहीं हुए। शहीद जो हुए थे, उनके परिवारों को जो एक तरीके कंपनसेशन जो देना था, वो भी नहीं हुआ। तमाम सारे जो किसानों के जो मूल मुद्दे थे हमारे, वो कर्जा मुक्ति था और एमएसपी की कानूनी गारंटी था, और जो तमाम सारे मुद्दे थे, उनके ऊपर सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा जारी है और एक उसकी कोर कमेटी है, 40 मेंबर की काम करती है। और पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा हम फिर से एक रीस्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो संगठन जुड़े हुए हैं, 32 संगठन यहाँ पर जुड़े हैं, उनको एक साथ बुलाया गया था। तो यहाँ पर एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक कार्यालय है, वहाँ पर वो मीटिंग हुई, सभी संगठन के साथी आए थे और सबने मिलकर के तमाम सारे कार्यक्रमों के फैसले किए, जो कार्यक्रम पूरे देश के सभी राज्यों में होने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने पहले जो किसान संगठन हैं अलग अलग प्रदेश के, उसके अंदर ऑनलाइन मीटिंग की, फिर हम लोगों ने फिजिकल मीटिंग की, फिर उसके बाद में प्रदेश सम्मेलन तय किए हैं। तो यहाँ का छत्तीसगढ़ का प्रदेश सम्मेलन जो है वो 3 सितंबर को होगा। पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में हमने पद यात्राएं या साइकिल यात्रा या जो भी यात्राएं लोग करना चाहते हैं, ट्रैक्टर यात्रा, वो तय की हैं। तो यहाँ पर 15 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में सभी जिलों के अंदर जो हमारे सब संगठन जुड़े हैं, ये सब अपने अपने तरीके से
यात्राएं करेंगे और फिर समापन जो है यहाँ पर रायपुर में होगा 25, 26, 27 हम लोग जो है राजभवन के ऊपर एक किसान महापंचायत 3 दिन की हम लोग करेंगे। वैसे ये पूरे देश में हो रहा है, 26, 27 नवंबर को हो रहा है पूरे देश में, लेकिन क्योंकि यहाँ चुनाव है इसलिए हमने उसको प्रीपोन्ड किया है और ये अभी तक ये रूपरेखा तय हुई है। एक समन्वय समिति भी हम लोगों ने बनाई है यहाँ पर। एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देश भर में किसानों के मुद्दे अलग अलग राज्यों में कुछ तो अलग अलग होंगे और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मुद्दे होंगे। छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ किसान मुद्दे, किसानी मुद्दे जो हैं बड़े हावी हैं चुनाव में। पिछला चुनाव जो हुआ विधानसभा का, उसमें कांग्रेस इस वायदे पे जीत कर आई कि वो यहाँ समर्थन मूल्य से ज़्यादा पैसा देगी, धान का दाम। तो पैडी प्रोक्योरमेंट में यहाँ पे पैसा उसने ज़्यादा दिया, किसी भी तरीके से दिया। दूसरा ये है कि किसानों का कर्ज माफ़ी सरकार में आने के बाद एक बार हुआ है कर्ज माफ़ी। ये 2 मुद्दे यहाँ पे हुए। तो छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन जिस तरह से आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक भी इसमें कुछ मुद्दे बचे हुए हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं? देखिए, 36 स्पेसिफिक मुद्दे भी आज आए। जैसे यहाँ पर पूरा बस्तर संभाग के अंदर 24 जो है धरने चल रहे हैं, सिगलेट से लेकर तमाम सारी जगहों पर जो चल रहे हैं। यहाँ पर गेल की जो पाइपलाइन है उसको लेकर जो चल रहा है। यहाँ पर अडानी के जो ब्लॉक है उसको लेकर हसदेव अरण्य का जो आंदोलन चल रहा है। ऐसे तमाम सारे जो आंदोलन चल रहे हैं। या नई राजधानी वाला जो पूरा किसानों का एक लंबा आंदोलन चल रहा है, उस सबका संयुक्त किसान मोर्चे ने समर्थन करने का काम किया। अच्छा, यानी इसमें गैर किसानी मुद्दों को भी छू रहे हैं आप? जी, समर्थन कर रहे हैं क्योंकि एक संयुक्त किसान मोर्चे की एक लाइन है, वो ये है कि हम जन संघर्षों के साथ खड़े हैं इस पूरे देश के अंदर। हम अपने आप जो संघर्ष करेंगे वो किसानों के मुद्दों के ऊपर होगा, लेकिन जो लोग दूसरा संघर्ष कर रहे हैं देश में कहीं भी कर रहे हैं, हम उनको समर्थन देते हैं। जैसे आपको मैं कहूं कि महिला पहलवानों का मुद्दा था, तो महिला पहलवानों के मुद्दों के ऊपर पूरा संयुक्त किसान मोर्चा आर पार की लड़ाई के लिए उतर गया है ना, आपने देखा होगा। इसलिए सरकार के अंदर जो है घबराहट पैदा हुई। तो हम लोग केवल कोई मतलब कागजी समर्थन नहीं करते हैं तो पूरी ताकत के साथ करते हैं। तो वही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी होगा। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार को लेकर के आपने कहा है, इसलिए वो बहुत स्पष्टता जरूरी है। मैं मानता हूं कि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ के किसानों ने बनाने का काम किया। हाँ, बिल्कुल। वो मानते हो ना मानते हो, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने दोनों बार स्वीकार किया। हाँ, मुझको लगता है मानते हैं। मेरी हालांकि बात नहीं हुई है, आपकी बात हुई है। हमारी बात हुई, मतलब मैं एक बार एक डेलीगेशन में आया था, एक लोहिया जी का एक हमारा समाजवादी विचार यात्रा थी, उसका एक डेलीगेशन था। फिर एक बार हमारा यहाँ पर राजेम के अंदर जो किसान महापंचायत थी, उसके बाद हम लोग जो किसानों के मुद्दे आए थे वो ज्ञापन सौंपने आए थे, तो सार्वजनिक मुद्दे थे, सैकड़ों लोग हमारे साथ में थे, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अब मुझको भी लगता है कि वो एहसान मानते हैं कि किसानों ने यह सरकार बनाई है। जी, अब हमारा कहना यह भी है कि आपको हमारे जो मुद्दे हैं हम ये चाहेंगे, और हमारी समन्वय समिति जो है उसने आज ये तय किया है कि हमारी समन्वय समिति मुख्यमंत्री से मिलेगी और उन्हें अपने सभी मुद्दों से अवगत कराएगी। और हम ये मानते हैं कि पार्शियली नहीं होना चाहिए। 2500 रुपए क्विंटल की जो धान की खरीदी की उसके लिए उनको धन्यवाद है, लेकिन पूरी खरीदी नहीं हुई है। जितना प्रोडक्शन होता है उसकी पूरी खरीदी नहीं हुई है। हम वो चाहते हैं। जैसे पंजाब के अंदर आपको मालूम है कि एमएसपी तो पूरे देश के अंदर 23-24 फसलों की होती है, कहीं पर खरीद होती नहीं की, लेकिन पंजाब के किसान जो है वो एक एक दाना गेहूं का, चावल का खरीदवा लेते हैं। वो पूरे देश में कहीं नहीं खरीदा जाता। हम ये चाहते हैं कि पूरा खरीदो और अब रेट और आगे जाके बढ़ा करके मिले। तो एक सिंबोलिज्म से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको, जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता हूं ना, तो मध्य प्रदेश का भी मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने, है ना, 2 लाख रुपए की कर्जा मुक्ति कांग्रेस करेगी, इसको लेकर के वहां सरकार बनी थी, है ना। अब उस सरकार ने किया 50,000 तक का कुछ किया, 2 लाख तक का तो कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उसको समय भी नहीं मिल पाया, इसलिए ज्यादा उसके बारे में हम लोग बोलते नहीं है। लेकिन आप जो फसल पूरी की पूरी खरीदे सरकार जो बोल रहे हैं, तो मुझको जो याद है अभी अचानक ही, मैं बहुत बारीकी से मैंने नहीं पढ़ा है, इस साल जो धान की खरीदी हुई है 1 लाख टन पार कर, 1 लाख मीट्रिक टन पार कर चुकी है छत्तीसगढ़ में। ये पहले किसी भी साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, जो सरकार ने घोषणा की, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझको याद आ रहा है, कहना जिम्मेदारी है मेरी। दूसरा ये है कि सरकार ने ये जो प्रति एकड़ किसान से जो धान लिया जाता था उसका वॉल्यूम भी बढ़ाया है, रकबा भी बढ़ा है। ये दोनों तीनों चीज़ें अभी हुई हैं इस साल।
ये आंकड़े चूंकि खबरों में थे इसलिए मुझको अनायास याद है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। हाँ। लेकिन अभी एवरेज जो है हाँ। उस तक पूरा आया नहीं है। हाँ। है ना, अभी भी जो है जो औसतन है हाँ। उससे कम खरीदा जा रहा है, मतलब जो एवरेज है वो हाँ। उससे कम खरीदा जा रहा है। तो खैर वो एक बहस का मुद्दा तो ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे की लाइन एकदम साफ है। हम लोगों ने बंगाल के अंदर भाजपा को हराने के लिए काम किया, नो वोट टू बीजेपी। हम लोगों ने यूपी में काम किया, कर्नाटक के अंदर हम लोगों ने सक्रिय तौर पर इस बार भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई, और वहां पर भी जो है भाजपा वहां पर हार गई। जबकि आपको मालूम है बंगाल से लेकर के कर्नाटक तक कितनी टफ फाइट थी। तो किसान जो है वो हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये जितनी भी नीतियां लेके आती है वो कॉर्पोरेट के लिए लेके आती है, कॉर्पोरेट के पक्ष में लेके आती है। कॉर्पोरेट जो है, अगर अडानी आज 155 अरब करोड़ का जो मालिक बन गया, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर पहुंच गया, तो वो केवल मेहरबानी से है। और वो तो आपको मालूम है, अरविंद केजरीवाल ने तो ये बोला कि भाई पैसा पूरा मोदी जी का है और उसके जो है मैनेजर हैं गौतम अडानी। तो हमारा मामला तो एकदम साफ है। हम लोग पहले ऐसे लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा पहला ऐसा संगठन है देश में जिसने कि अडानी अंबानी को हर उसका जो मॉल था, हर जो उसका सैलो था, उसके ऊपर हमने लगातार 6 महीने तक धरना देने का काम किया। देश में, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ में आंदोलन चलाते हैं, लेकिन इतना सतत प्रभाव हमने बंबई के अंदर अंबानी क्या जो 32 मंजिला क्या बनी हुई है जो इमारत, वहां पर भी हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया। तो हम लोग जो है कॉरपोरेट से खेती को बचाना चाहते हैं। और ये मुद्दा जो है मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत प्रमुख मुद्दा है। तो जब हम केवल खेती को बचाने नहीं जाते हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों की जो कॉर्पोरेट की लूट हो रही है, और मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत जबरदस्त संघर्ष अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है, और ऐसे संघर्षों का हम समर्थन करते हैं। चल रहा है संघर्ष चल रहा है। खासकर ये हसदेव वाले मामले का मुझको याद है, इसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है यहाँ पर एक। और देश के मीडिया का एक चाहे छोटा हिस्सा हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर ना करता हो, लेकिन देश के मीडिया का एक हिस्सा तो हसदेव के मुद्दे को लगातार उठाता है। ये एक बात हुई। मैं आपने अभी जो कहा कि कई जगहों पे चुनाव प्रचार किया, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये मोर्चा जो है, जो बुनियादी तौर पे किसान मुद्दों को लेकर शुरू हुआ और बाद में जितने किस्म के जनता के मुद्दे हैं उन तक इसका विस्तार हुआ, लेकिन चुनाव में प्रचार जो है ये पूरी तरह से एक चुनावी राजनीतिक काम हुआ। तो इसमें आपके संगठन में कौन कौन से राजनीतिक दलों के किसान संगठन या लोग शामिल हैं और कौन कौन से लोग जाहिर तौर पे इससे अलग हैं? देखिए, जाहिर तौर पे हम लोग जो तय करते हैं, हमारे यहाँ की वर्किंग का एक तरीका है। संयुक्त किसान मोर्चे में जैसा आज छत्तीसगढ़ की मीटिंग में हुआ, एक भी व्यक्ति की अगर आपत्ति आ जाती है, हमारे सब जो निर्णय हैं वो सब निर्णय हमारे जनरल बॉडी में होते हैं। अच्छा। खुली मीटिंग में होते हैं, और उसमें सबको बोलने का बराबर का अधिकार होता है। और जिस भी मुद्दे के ऊपर एक भी व्यक्ति की आपत्ति आ जाती है, वो मुद्दा वहीं पर जो है रोक दिया जाता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जितना तैयार होता है उस पे चलते हैं, और उसको लागू करने की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की है। समन्वय समिति सीमित काम करती है, उसे लागू करती है। जैसे यहाँ पे बना दी हम लोगों ने, है ना, 10 मेंबरी कमेटी बना दी। तो जितना आज तय हो गया, 3 तारीख का तय हुआ, 15 से 25 का तय हुआ, वो जो मेरे किसान महापंचायत का तय हुआ, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए समन्वय समिति बनाई है। लेकिन उससे अलग वो कोई फैसला नहीं, मैं इसको थोड़ा ठोस जानकारी के रूप में जानना चाहता हूँ। कौन कौन से राजनीतिक दल आज की तारीख में बाहर हैं इससे, जो नहीं है साथ में आपके? राजनीतिक दल तो आपको मालूम है देश के अंदर हजारों हैं। हमारे साथ तो जो है जो संगठन है 550 किसान संगठन है, उसमें बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जैसे किसान सभाएं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जैसे मुझको सीपीएम के किसान संगठन याद पड़ रहा है कि वो साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का कोई किसान संगठन ऐसा है? नहीं है। भाजपा का कोई किसान संगठन ऐसा नहीं, वो हमारे विरोधी हैं। वो किसान संघ के नाम से काम करते हैं, लेकिन और वो पूरे आंदोलन को पंचर करने के लिए हर जगह पर हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, और अच्छी बात है, इस्तेमाल करती है। देखिए, पीठ पीछे छुरा भोंकने से सामने नारे लगाना बेहतर है, ज्यादा ईमानदार काम है, तो वो उनको मुबारक जी। और किसी पार्टी का कोई ऐसा संगठन है जो आपके साथ है, जो जाहिर तौर पे किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा है, आपके आंदोलन से भी जुड़ा है, ऐसा है कोई? नहीं है ऐसा मोटे तौर पर। तो किस राज्य में या किस चुनाव में कौन सा राजनीतिक स्टैंड लेना है, क्या चुनाव में काम करना है, ये पूरी तरह से आपके संगठन के भीतर तय होता है। असल में ये जो पैदा हुआ संयुक्त किसान मोर्चा,
या जो इसके पहले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति थी, हाँ। तो इसकी जो पैदाइश है वो मूल तौर पे ये 2 मुद्दों को लेकर के है, कर्जा मुक्ति पूरा दाम। ठीक है। अब इसलिए जो सरकार थी वो भाजपा की थी, हाँ। वो मानने को तैयार नहीं है। तो हमारी असल में जो पॉलिटिकल फाइट है या जो आइडियोलॉजिकल फाइट है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इसलिए हम उसके साथ में मुकाबला करते हैं। ये मतलब पॉलिटिकल निर्णय नहीं है, ये हमारा मतलब पैदाइशी इसीलिए है, इन्हीं मुद्दों के ऊपर है। ये आंदोलन के एक मकसद के रूप में आप चुनाव में काम करते हैं, जाकर जहां करते हैं वहां। तो वेस्ट बंगाल जैसे हुआ जहां पर भाजपा नहीं है, मान लीजिए मुकाबले में, नहीं वहां भाजपा ही थी। नहीं भाजपा के आपको मालूम है टीएमसी के 60% कार्यकर्ताओं को उन्होंने खरीद लिया था। हाँ। जैसे अभी आपने देखा ना महाराष्ट्र के अंदर विधायकों को खरीद लिया, एनसीपी के पूरे विधायक चले गए, इसके पहले शिवसेना के पूरे चले गए। ऐसे ही वहां के पदाधिकारियों को और विधायक सबको उन्होंने बिल्कुल दबा के खरीद लिया। मैं वहां एक दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं कि वहां पर भाजपा एक थी, दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस थी, तीसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस थी। वहां पे आप किसको हराने का काम कर रहे थे? भाजपा को हराने का काम कर रहे थे ऐसा, और हमने बिल्कुल किसी के पक्ष में वहां पर कोई टीएमसी के पक्ष में हमने कोई भाजपा के खिलाफ वोट डाला, क्योंकि आपको मालूम है हमारे जो नेता जैसे अनान मुल्ला है वो तो 8 बार के सांसद हैं, वो पूरे जगह पे घूम रहे थे, है ना। तो हम लोग जो है हम लोग केवल भाजपा के ऊपर बोल रहे थे, है ना। बाकी आप किसको वोट देना आप देते रहो। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के 112 वहां पर विधायक आए, है ना। 37% उन्हें वोट मिला, लेकिन हमने उनके पक्ष में नहीं बोला। हमने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, है ना, सब प्रमुख लीडरशिप ने, और हर जगह पर भाजपा को हराने के लिए बोला। उसका कारण भी हमने बताया कि ये जो किसान विरोधी उनकी पूरी नीतियां हैं या जो सरकार चलाने का उनका किसान विरोधी तरीका है या प्रो कॉर्पोरेट जो उनका तरीका है, हम उसके खिलाफ नहीं। एक बात बतलाइए मुझको, ये किसान नीति की जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये 2014 के बाद की है? इसके पहले की कांग्रेस या यूपीए गवर्नमेंट जो थी उसकी किसान नीतियां बेहतर थी? बेहतर के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो किसान आंदोलन है, देखिए किसान आंदोलन कोई आज का नहीं है। किसान आंदोलन तो मतलब फ्रीडम मूवमेंट का है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसान आंदोलन नहीं होता, है ना, सहजानंद सरस्वती जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा जो बनाई थी वो कांग्रेस के पंडाल में बनी थी लखनऊ के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर सब प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर शामिल थे, एक साथ काम कर रहे थे। अगर उसने लड़ा नहीं होता तो इस देश में जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं हुई होती। इस देश के अंदर भूमि सुधार नहीं हुआ। तो इस देश के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो भले ही चला गया हो कांग्रेस पार्टी के खाते में, क्योंकि भाई उसने सरकार चलाई, लागू भी उसने किया, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाल के अंदर हुआ, केरल के अंदर हुआ, वहां पर तो नहीं थे, जम्मू कश्मीर में तो नहीं थे, वहां पर भी हुआ, है ना। 3-4 जगह जहां पर एक इफेक्टिव जो है लैंड रिफॉर्म्स हुए, ये 3-4 राज्य हैं। तो ये सब किसान आंदोलन की वजह से हुआ, लेकिन कभी भी किसान आंदोलन को इसका श्रेय नहीं दिया गया। अब इसके लिए हिस्टोरियंस दोषी हैं या सरकारें दोषी हैं या गोदी, जो उस समय का भी गोदी मीडिया रहा होगा, वो दोषी है ना। कुल मिलाकर के तो एक किसान आंदोलन जो है उसके बाद में जो लोग आए, चाहे उसमें मतलब जिन्हें महेंद्र सिंह टिकैत थे, नंजुर स्वामी थे, है ना, शरद जोशी, उनकी लाइन्स को हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन फ्री मार्केट थे, लेकिन वो किसान नेता थे। तो ऐसे बहुत सारे किसान नेता आए जिन्होंने कि इन मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को जिंदा रखा और अपनी ताकत से किसानों को न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने जब ये फायरिंग हुई हमारे यहाँ पर मंदसौर वाली, तब हम लोगों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाया, और उसके बाद में हम लोगों ने AIKCC ने जो है संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। तो ये एक तरीके का एक हिस्टोरिकल ये डेवलपमेंट है। किसान मूवमेंट भारत में था, है, रहेगा, लेकिन इतना सशक्त और इतना सुनियोजित या संगठित आंदोलन आज तक नहीं रहा है। और उसके लिए जो अभी हाल के SKM की जो लीडरशिप है, उसको मैं, उसकी जो मैच्योरिटी है ना, उसको करना चाहूंगा, और वो उसका जो काम करने का तरीका है और उसको जो संसाधन जो मिले, है ना, पूरे आपने 380 दिन आंदोलन चलाना, लाखों लोगों का, रोज उनका खाने का इंतजाम करना, रोज सब कुछ पूरा सब कुछ करना, ये सब लोगों ने अपने पैसे से किया है ना। किसी से हम लोग मांगने नहीं गए हैं, किसानों ने अपना पैसा दिया, अपना आंदोलन चला, तो हमने एक मॉडल बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है, और मैं तो कहूंगा कि विपक्षी पार्टियों को इस देश में संयुक्त किसान मोर्चे की जो आंदोलन के या जो लीडरशिप है उससे सीखना चाहिए कि कैसे 550 संगठन एक साथ चल सकते हैं, है ना। विपक्षी पार्टियां तो लिमिटेड है,
है ना। अब उनकी 23 जून को मीटिंग हुई है, हम उम्मीद करते हैं कुछ निकलेगा। अब 17-18 को अब बेंगलोर में होने वाली है, हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाएंगे जिसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के मुद्दे भी रहेंगे, है ना। लेकिन एक मॉडल के तौर पर इस देश का गवर्नेंस अगर करना है तो आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। और मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, जो राज किया बंगाल के अंदर, वाम मोर्चे ने राज किया है लगभग 33 साल, है ना, अलग अलग तरीके से समय में, तो उसने एक मॉडल दिया, है ना। और उस मॉडल के अंदर जो है, मतलब कोई एक ताकतवर संगठन भी है और कोई बहुत छोटे छोटे संगठन भी है। तो किसान संगठनों में भी ऐसे ही है, कुछ संगठन ऐसे हैं कि जिनके कॉल के अंदर 10 लाख लोग आ जाते हैं, कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिनकी कॉल पर 1000 आदमी आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर वॉइस सबकी बराबर है। ये आंदोलन के लिए जो श्रेय आप दे रहे थे, मैं शुरू में एक शब्द मिस कर गया हूँ, किसको आप श्रेय दे रहे थे कि उनके संगठन ने ये पूरा किया? नहीं, मैं श्रेय दे रहा था संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप को, उसकी लीडरशिप को, है ना। उसकी जो भी उस समय कोर कमेटी काम कर रही थी, है ना, पहले 5 सदस्यों की थी, फिर 7 की हुई, फिर 9 की हुई, है ना। एक बहुत मैच्योरिटी चाहिए। और ऐसी सरकार जो आपको कभी खालिस्तानी बता दे, कभी पाकिस्तान का एजेंट बता दे, कभी विदेशी पैसे वाला बता दे, कभी विपक्ष का प्रवक्ता बता दे, है ना, टुकड़े अर्बन नक्सल, सब कुछ कर दे, अब है ना। आप यहाँ छापे मारने के लिए आ जाए, 2-3 विशेषण आप भूल रहे थे तो जी जी जी, है ना। तो इसलिए बहुत दम के साथ काम किया। एक चीज मुझको बतलाइए कि जो 3 किसान कानून लेके आई मोदी सरकार, और जो जाहिर तौर पे किसानों के आंदोलन की वजह से वापस लेना पड़ा, चाहे भारी भरकम कीमत किसानों ने चुकाई, इस देश ने चुकाई, सब ने चुकाई, सरकार को वापस लेना पड़ा। और बड़ी बड़ी मजबूत और बड़ी अडिग सरकार थी जो अपने बातों पे इतने जल्दी वापस लेती नहीं है, उसको वापस लेना पड़ा। ये आपको लगता है कि मोदी के इन 3 कानूनों ने किसानों को एकजुट होने और किसान आंदोलन को मजबूत करने का एक मौका दिया? देखिए, अब ये तो मतलब कोई मोदी जी के मौका देने का मसला नहीं है। तो ये तो मोदी जी खुद ही कहते हैं कि मैंने जो है मतलब ईडी, आईडी, सीबीआई जो छोड़ रखी है वो विपक्ष को एकता का मौका दे रही है ना। तो मतलब वो दमा ऐसा तो है कि इमरजेंसी के लिए हमें, कांग्रेस के लिए हम जो है आभार प्रकट करना चाहिए, है ना, इंदिरा गांधी जी के लिए कि उन्होंने देश में इमरजेंसी लाई, उसके बाद सबको 19 महीने जेल में डाला, उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी बनाई, है ना। तो मुझे लगता है कि किसानों ने जो काम किया उसका श्रेय किसानों को ही देना चाहिए। उसका श्रेय जो है मोदी जी के खाते में नहीं जाना चाहिए। और मोदी जी के बारे में ये जो मिथ है ना कि मोदी जी 56 इंच का सीना, बहुत महाबली है, हम लोगों ने जब संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था उसके पहले भूमि अधिकार आंदोलन एक बनाया था, और उसी से हमने भूमि अधिग्रहण कानून जो है, जिसके 3 अध्यादेश लेके आए थे, उसको हमने पीछे ढकेल दिया था, है ना। अभी इसमें पीछे ढकेला। अगर आपको देखा जाए तो ये आदिवासियों को जंगल से उजाड़ने वाला, 23 लाख आदिवासियों को जंगल से उजाड़ने वाला इनने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लाया, है ना, उसको पीछे हटा दिया। फिर आपने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का लेके आया, उसको पीछे हटा दिया। तो ये ऐसे प्रयोग ये करते रहते हैं और देश की जनता, सजग नागरिक इनको विफल करते रहते हैं। तो हमने ये बात को एस्टेब्लिश कर दिया है इस देश के अंदर कि ये जो कहा जाता ना कि मोदी है तो मुमकिन है, इसकी जगह पर अगर जनशक्ति है तो मुमकिन है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने ये एक स्थापित कर दिया कि जनशक्ति कॉर्पोरेट शक्ति से, अडानी अंबानी की शक्ति से, मोदी की शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, मैं उनको श्रेय नहीं दे रहा था, इसका मोदी को क्रेडिट नहीं दे रहा था। मैं ये कह रहा था कि उन 3 किसान कानूनों ने किसान संगठनों को, दूसरे संगठनों को एकजुट होकर एक आंदोलन को इतना चलाने का एक मौका दिया। मैं उनको श्रेय नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमारा आंदोलन तो देखिए, हमारा आंदोलन इसके पहले जब AIKCC बना था और हम लोगों ने ये जब समझ लिया कि अगर हम केवल मांग करते रहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज तो मतलब इसके अंदर मास्टरी है। जैसे अभी आपके सामने 2 लाख की बात हुई, 2500 की बात हुई, तो पॉलिटिकल पार्टी कोई मुद्दा पकड़ लेगी, सरकार बना लेगी, बात उससे बनेगी नहीं। हमारी बात तब बनेगी जब कानून बनेगा। और इसलिए पहली बार जिन किसानों को मतलब धोतिया टोपिया या बिना पढ़ा लिखा माना जाता है, हमने कानून बनाए। कानून हमने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर विधेयक पेश किए, है ना। और हमने कहा कि ये कानून पारित करो ताकि जो कुछ भी हम, इसीलिए अब हम क्या कहते हैं, MSP की कानूनी गारंटी,
है ना, वो सुनिश्चित होना चाहिए कानून से, ताकि आदमी कोर्ट में जा सके और जिस व्यक्ति ने कम पे खरीदा है उसको जेल भिजवा सके। ये हम चाहते हैं। तो हमने एक तरीके से ये डेवलप हुआ है किसान आंदोलन जो है, मतलब चलता तो हर समय रहा है ना, कहीं लैंड एक्विजिशन करोगे उसके खिलाफ हो जाएगा, कहीं बिजली नहीं आएगी उसके खिलाफ हो जाएगा, कहीं मतलब खरीद नहीं होगी तो बारदाने के जो है देने के लिए हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ चलता रहता, कंपनसेशन के लिए हो जाएगा। लेकिन ये त्वरित मामले थे। हम लोगों ने जो पूरा किसानी जो है इसको बचाने के लिए और इसके रिवाइवल के लिए, और जो पूरी नई पीढ़ी जो है वो खेती किसानी छोड़ करके शहरों में आ रही है, विदेशों के अंदर जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी नई पीढ़ी भी जो है इस खेती का महत्व समझे, क्योंकि अन्न जो है वही एकमात्र किसान ऐसा है कि जो एक बीज डालता है 100 पैदा करता है, इसके बाद भी घाटे में जाता है, इसके बाद भी 7.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। तो देश के जो नागरिक हैं वो जिसको अन्नदाता कहते हैं उसके प्रति उनका एक दर्द होना चाहिए, संवेदना होना चाहिए, और जो सरकारें चलती हैं इस देश के अंदर वो भी किसानों के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और किसान भी इस देश का एक सम्मान के साथ नागरिक के तौर पर रहना चाहता है और अपनी बार हिस्सेदारी चाहता है। अब मैं आप लोगों की ये जो एकजुटता है इससे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज समान नागरिक संहिता की जो बात चल रही है, मोदी ने भोपाल आकर छेड़ी है और इनका पसंदीदा ये इशू रहा है, हर चुनाव में अनंत काल से उठाते आए हैं ये। इस पे क्या कहना है आपका, व्यक्तिगत रूप से या आंदोलन के रूप में, जिस तरह से भी आप कहना चाहें, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, आंदोलन के तौर पे तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि संयुक्त किसान मोर्चे ने इसके ऊपर चर्चा करके कोई लाइन तय नहीं की है। बिल्कुल, आप व्यक्तिगत रूप से। लेकिन हम लोग तो समाजवादी विचार के लोग हैं, तो समान होना चाहिए ना। तो इस देश के अंदर पहला काम ये करो, अपना आचार संहिता लाने के पहले कि अडानी अंबानी की जो संपत्ति है उसको राजसात कर लो, उसका राष्ट्रीयकरण कर दो। इस देश के अंदर अगर राजे रजवाड़े खत्म हो सकते हैं, उनकी संपत्ति का अगर राष्ट्रीयकरण हो सकता है तो फिर अडानी अंबानी की भी हो सकता है। पहला सबसे पहले काम ये कर लो, अगर बराबरी पे लाने की बात है ना, तो बराबरी पे लाने की बात तो करो, है ना। तो फिर आप ये भी तय कर लो कि आप जो कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता आप देते हो या उनका जो वेतनमान आप तय करते हो, है ना, आपने 7वां वेतन समझौता आप उसको लागू करने की अब स्थिति स्टेज के अंदर आ गए हो, तो पहला कोई वेतन समझौता के पहला ही बना दो आप किसान के लिए, है ना। अभी तक तो आपने किसान के लिए कुछ किया ही नहीं ना, है ना। आप ये तय कर लो कि किसान जो मेहनत करता है तो उसका पूरा परिवार लगता है खेती किसानी में, है ना, तो उसको स्किल्ड मैन पावर के तौर पर आप उसको मानना शुरू कर दो, आप उसका भुगतान करना शुरू कर दो, है ना। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप समानता की बात कर रहे हो तो केवल समानता की बात शादियों तक सीमित रहेगी, परंपराओं तक सीमित रहेगी, या फिर इस देश के संविधान में जो लिखा हुआ है, जो बुनियादी मुद्दे तो जो है लिखा हुआ ना, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता, ये तो हमारे देश के संविधान के मूल्य हैं। तो आप उनके को लागू करने की तो बात करो, वो आप बात करने को तैयार नहीं हो। कुल मिलाकर के आपका 1 पॉइंट एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करना, भारत पाकिस्तान करना, आपका ध्रुवीकरण करना, और उसके आधार पर आपको अपनी सरकार बनाना। अब जब मोदी जी को ये दिख गया कि इस देश के अंदर 11 सरकारें विपक्ष की बनी हुई हैं, जब उन्हें यह दिख गया कि इस समय केवल 37% वोट का उनका आधार है, बाकी वोटर उनके खिलाफ में वोट दे रहा है, तो जब उन्हें ये दिख गया कि अब राम मंदिर का मामला खत्म हो गया, 370 अब खत्म हो गया, अब उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो वो एक नया झुंझुना वो लेकर के आ गए हैं। लेकिन इस देश के लोग ये समझते हैं कि हिंदू मुसलमान को केवल पोलराइज करके इस देश का भला होने वाला नहीं है। और कितनी वीक फुटिंग के ऊपर है हमारे प्रधानमंत्री कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पत्रकार अगर एक सवाल करती है तो हिल जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो गोदी मीडिया यहाँ लग जाता है कि वो तो पाकिस्तान की है और ऐसी है वैसी है। मतलब आप सोचिए, है ना। तो आपके पास में इस बात का जवाब नहीं है कि इस देश के अंदर बराबर से जब सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग अगर एक साथ रहते हैं, सबको संवैधानिक अधिकार एक जैसे हैं, तो आप मुसलमानों की यहाँ पर मॉब लिंचिंग, मास लिंचिंग यहाँ पर क्यों हो रही है? क्यों उनके लोग जेल में पड़े हैं? क्यों इस देश के अंदर जो 5.5 लाख से ज्यादा लोग जो कैदी हैं, उसके अंदर ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों हैं? क्यों उसके अंदर आदिवासी उसके अंदर पड़ा हुआ है? क्यों ऐसा आपको देखने मिल रहा है कि एक जो है वो कौन सा शुक्ला का प्रतिनिधि जो है वो एक आदिवासी के मुंह में पेशाब करने का काम कर रहा है? तो आप ये देख सकते हैं। तो भाई अपने, मेरा कहना यह है, एक शुक्ला का दूसरा शुक्ला प्रतिनिधि, जी
बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमारे हसदेव आंदोलन के आलोक शुक्ला जी को आपत्ति हो सकती है हम शुक्ला लोगों के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं नाम आज देख रहा था तो नोटिस किए बिना रह नहीं पाया मैं। विधायक शुक्ला का प्रतिनिधि शुक्ला जी। अच्छा, मैं तो ये देखिए मनुवादी पार्टी है मैं दूसरी और देश में मनुवाद को लागू करना चाहती है। इसका लक्ष्य जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इसका एजेंडा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसका एजेंडा साफ है। अब ये भारत की जनता को तय करना है और भारत की जनता ने तय किया हुआ है और मोटे तौर पर अब ये विपक्षी पार्टियों को तय करना है। अगर विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ आती हैं, एक और एक सीट का अगर आमने सामने मुकाबला करती हैं, तो सरेआम स्पष्ट है कि मोदी जी जो है वो बाहर हो जाएंगे। और अगर विपक्षी पार्टियां कोई डरेगा सीबीआई से और आईडी से, ईडी से छापे पड़ेंगे, ये होगा, जेल जाएंगे, ये करेंगे, और फिर सब इधर उधर अगर रहते हैं, तो इसमें जनता का तो कोई दोष नहीं है। जनता को मौका मिलता है, जनता पटक देती है ना। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में पटक चुकी है। आप देखिए, आप दिल्ली में जो कि एक तरीके से रिफ्यूजीज का है ना सबसे बड़ा पावर सेंटर है ना, दिल्ली राजधानी है ना, वहां पर आम आदमी पार्टी ने कितनी बार हरा दिया भाजपा को, बिल्कुल है ना। पंजाब के अंदर आप देख लीजिए, तो जनता को मौका मिलता है तो जनता अपना काम कर देती है। लेकिन अगर विपक्ष अगर जो है वो अपनी ईगो में रहे, विपक्ष अगर जो है अपने जो है एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे, है ना, वन अपमैनशिप के अंदर रहे, तो उसमें जनता क्या कर सकती है? जनता नए लोगों को लाती रहती है। फिर एक चीज मुझको और लग रही है जो आपने कहा हिंदू मुस्लिम वाला, मुझको लगता है समान नागरिक संहिता इससे अधिक एक दूसरे मोर्चे पर काम कर रही है, करेगी। वो है आदिवासियों का मोर्चा। आदिवासियों के सारे संस्कार बिल्कुल ही अलग हैं। उनको आप हिंदू मुस्लिम नहीं बांट सकते, किसी संगठित धर्म में नहीं बांट सकते। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है उसके बहुत सारे राज्यों में जो भाजपा की साझीदार हैं वहाँ पर सत्ता में, उन पार्टियों के बयान आज मैं देख रहा था, उत्तर पूर्व के करीब करीब हर राज्य में बीजेपी के पार्टनर पार्टीज जो हैं वो खिलाफ हैं समान नागरिक संहिता। ये इनका जो मणिपुर के प्रति जो इन्होंने बताया, 60 दिन हो गए, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, मणिपुर पूरा जल रहा है। ये ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिसके जो है मुंह ही नहीं खोला है इसने। कायदे से जब वहाँ पर ये सब शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री को विपक्षी दलों की मीटिंग बुलानी थी, सबको बुला करके एक सबको मिल करके अपील करनी थी शांति की, सबको वहां पर जाना था, लोगों से मिलना था। अकेला गांधी अगर ये काम कर सकता है नोआखली के अंदर जाकर, तो फिर प्रधानमंत्री और देश के सब विपक्षी दल जाकर के वहां पर ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात आपको बताता हूं, पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर विशिष्टता इस बात की रखता है। वो पार्टी फाटी वो इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन संस्कृति के मामले के अंदर कोई समझौता नहीं करेंगे। वहां पर भाजपा के लोगों ने भी सब कह दिया था, नेताओं ने, कि भाई गौ मांस हमारी मीटिंग में भी खाते हैं, घर में भी हम खाते हैं, आपको पार्टी में रखना है रखो, नहीं तो निकालना है निकाल दो, है ना। हम कोई गौ मांस के पक्षधर नहीं है, लेकिन आपसे कह रहा हूं इस देश की जो संस्कृति है उसका सम्मान करना पड़ेगा। और अभी तक मेरा जो अनुभव है ना, किसान खड़ा हुआ ये पीछे हटे, आदिवासी खड़ा हुआ पीछे हटे, दलित खड़ा हुआ पीछे हटे, और इस मामले में अगर आदिवासी फिर से खड़ा हो जाएगा तो पीछे हटे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, सीए एनआरसी के मामले में है ना, मैं तो पूरे देश के अंदर गया, 50 जगहों पर गया था जहां पर शाहीन बाग चल रहे थे इस देश के अंदर, वहां पीछे हटे। उसे पूछो ना सीए एनआरसी का क्या हुआ, मोदी जी, अमित शाह साहब क्या हुआ? तुम तो उसका बड़ा भारी करके पंजाब, वहां तो तुमने आसाम में तो सरकार बना ली उस मुद्दे पे, आ जाओ ना, किधर हो आप? हम तो तलाश रहे हैं, अब नाम नहीं है, तैयार है, कुछ पता नहीं है ना। तो ये सब एक मिथ है ना। ये क्या है कि पूरा नैरेटिव बना करके ये इस देश को चला रहा है, और गोदी मीडिया इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है। मुझे लगता है कि इतिहास के क्रम के अंदर गोदी मीडिया को भी न केवल रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, जनता भी कुछ इलाज करेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे सड़कों के ऊपर जो है ना लोग जरूर करने वाले हैं, वो समय आ गया है। अभी हो रहा है, जहां आंदोलन चलते हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बीच में कुछ चुनिंदा चैनल, कुछ चुनिंदा ब्रांड देख कर लोग धक्का दे रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं। हमारे एसकेएम में आए थे, भगा रहे हैं, भगा दिया था हम लोगों ने। कई ब्रांड हैं जिनका माइक देखते ही लोग भगा रहे हैं वहां से। आंदोलनों से ये हो रहा है और अंतहीन नहीं चलता। ये मक्कारी जो है मीडिया की भी, ये अंतहीन नहीं चलेगी। मैं एक बात ये समझना चाहता हूं आपसे कि जो एजुकेशन है यहाँ की देश की, जिसको लेके किताबें बदली जा रही हैं, कोर्स बदला जा रहा है, इतिहास की किताबें बदली जा रही हैं, ये सब हो रहा है। क्या लगता है आपको, इस देश में कोई सामूहिक जन चेतना नाम की कोई चीज़ है
या नहीं रह गई है, या लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, आत्मकेंद्रित हो गए हैं कि थोड़ी बहुत रियायतें राजनीतिक दल से चुनाव के समय पाकर या सरकार से पाकर संतुष्ट रहते हैं, और कोई दीर्घकालीन जन कल्याण, जनहित, ये कोई मुद्दा नहीं रह गया। लोगों की सामूहिक जन चेतना अगर कहीं है तो मुझको नहीं दिखती है, मैं निराश होता हूँ उसको। आपको क्या लगता है, आपको दिखती है क्या सामूहिक जन चेतना? बिल्कुल, हमें तो संयुक्त किसान मोर्चा सामूहिक जन चेतना को और मजबूती देने और उसको मुखरता प्रदान करने के उद्देश्य से ही काम कर रहा है। तो हम तो बहुत आशावादी हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ही कि आज भी देश में जब ये माना जाता है कि पूरा मोदी का साम्राज्य चल रहा है, तब भी मेजॉरिटी उनके खिलाफ है ना, तब भी वो कुछ करने की स्थिति के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। और लोग तो उनके खिलाफ खड़े होते ही हैं, है ना। और इसका मतलब प्रमाण ये है कि जो जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज है उससे पता चलता है। तो ये मोटे तौर पर लोगों की गलती नहीं है। ये जो लोग, जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को जो एक जवाबदेही और जिम्मेदारी से जो काम करना चाहिए, अब वो अपनी वो जिम्मेदारी पूरा करने को तैयार नहीं है, अपने अपने कारणों से। मैं जनता को बिल्कुल दोषी नहीं मानता। और अगर मान लीजिए कि किसी को अगर जो योजनाएं हैं अगर उसका लाभ मिल रहा है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कंपटीशन बन गया है, और कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि हम 2000 रुपए हर महिला को देंगे, है ना, तो वहां पे कहती है कि कर्नाटक में 2000 देंगे, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कहती है 1500 देंगे। और अगर केजरीवाल शुरू करते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, तो पूरे देश में सब पार्टियां कहती हैं 200 यूनिट फ्री, है ना। तो रेवड़ी के बारे में कितनी बात करते रहे। तो मान लीजिए मैं वोटर हूं, अब मेरे को कोई फ्री बिजली अगर मिलेगी, अगर मुझको अनाज मिलेगा, अगर बेरोजगारी भत्ता मुझे मिलेगा, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। ये पैसा, ये संसाधन किसका है? ये जो 40 लाख करोड़ का जो बजट है देश का, वो कहां से आता है? चाहे वो जीएसटी आता हो या जो वैसे जो टैक्सेस हैं उससे आता हो। मेरे टैक्स का पैसा है, मेरे सेविंग का पैसा है, वो मेरी मेहनत का पैसा है। वो पैसा वो मोदी जी पैदा करते हैं क्या? अडानी अंबानी पैदा करते हैं? वो तो केवल बैंकों से लूट के लेके चले जाते हैं, है ना। जो मेरा सेविंग का पैसा है वो अडानी अंबानी को बैंक दे देते हैं, एनपीए में 10 लाख करोड़ रुपया उनका माफ कर देते हैं। तो भाई वो अपने काम के लिए लगे, तो मैं भी थोड़ा सा ये देख लेता हूँ कि मेरे को क्या क्या मिल रहा है चुनाव में, इसमें क्या हर्ज है। मुफ्त किसी को मिल रहा है तो बीपीएल को नहीं मिल रहा है, अरबपतियों को मिल रहा है मुफ्त। बीपीएल को 10 लाख करोड़ का मिल रहा है, 10 लाख करोड़ जैसा, है ना। यहाँ पर अगर 5 किलो में ही दिक्कत हो रही है ना, 5 किलो क्यों मिल रहा है, सब्सिडाइज क्यों है? अरे भाई आप देखिए, इस देश के अंदर जो अन्नदाता है, अगर वो 7.5 लाख अन्नदाता अगर आत्महत्या कर रहा है, आप उसको तो समझिए। व्यापारी, बड़ा व्यापारी क्यों नहीं कर रहा, है ना, बड़े नेता लोग क्यों नहीं आत्महत्या कर रहे, क्यों किसानी कर रहा है? तो ऐसी परिस्थिति जो है, तो इसलिए वो लड़ता है, अपना कुछ हासिल करता है। एक बात बतलाइए डॉक्टर सुनीलम, मुझको बड़ा खलता है ये, जिस देश में 23 बरस की उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने जितना लिखा है उतना 23 साल की उम्र के आम नौजवान आज पढ़ते भी नहीं हैं। जिस राजनीतिक चेतना या जन चेतना की मैं बात कर रहा हूँ, मुझको नौजवान पीढ़ी जिसको वोट डालने का हक तो मिल गया है, मिलना चाहिए उस उम्र में, 18 साल की उम्र में। मैं उसमें राजनीतिक चेतना, जन चेतना, जनहित को लेकर फिक्र, समझ, दिलचस्पी कुछ भी नहीं देखता हूँ एक तबके के रूप में। तो मैं तो इस एज ग्रुप से, इस पीढ़ी से, इस उम्र में निराश हूँ मैं कि इनको बिना समझ, बिना पॉलिटिकल एजुकेशन के इनको एक हक मिला है। इनको जो झंडा डंडा थमा दे उसके पीछे चल पड़ रहे हैं, लेकिन किसी अच्छे मकसद के झंडे डंडे को लेके नहीं चल रहे हैं। मैं देखिए, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ और मैं इस बात को मानता भी नहीं हूँ। इस देश के अंदर आप सर्वे करा लीजिए, इस देश के सबसे बड़े कौन से 2 आइकॉन हैं, तो एक का नाम आएगा भगत सिंह, दूसरे का नाम आएगा सुभाष चंद्र बोस। किसी भी मतलब जो इलीट क्लास है इस देश का, जो सबसे उच्च, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो और सबसे ज्यादा गरीब, किसी से भी पूछ ले, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो आइकॉन मानता है तो कहीं ना कहीं पर उसके मन में चेतना है, तभी तो आइकॉन मानता है ना। और एक मैं, क्योंकि अन्ना आंदोलन में रहा, अन्ना आंदोलन के बारे में लोग ये मान के चलते हैं कि भाई ये संघ का सब कुछ था। हालांकि क्योंकि मैं उसकी कोर कमेटी में था, मैं उसको मानता नहीं हूं, वो एक अलग विषय है, छोड़ दें। लेकिन मैंने उसमें 4 पीढ़ियों को देखा था। अब आप ये सोचिए, आर्मी का एक ट्रक ड्राइवर, है ना, 75 साल का आदमी, क्या लेना देना था युवाओं का उससे, लेकिन पूरा युवा खड़ा हुआ, मतलब हर जगह पर, हर मोहल्ले में खड़ा हुआ,
आपको विश्वास दिलाना है। हमने जब संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन चलाया तो आप अगर आकर के हमारे कोई भी बॉर्डर देखते, सिंगू बॉर्डर देखते, आप टिकरी बॉर्डर देखते, आप गाजीपुर बॉर्डर देखते, शाहजहांपुर कहीं का भी बॉर्डर आप देखते, तो आपको युवा वहां पर बड़ी संख्या में मिलते, है ना। तो युवाओं ने, क्योंकि कैसे हमने मुकाबला किया, ये जो जितने यूट्यूबर थे, जितने सोशल मीडिया वाले थे, ये सब लड़के थे, ट्रॉली टाइम्स निकाल रहे थे। पूरे देश के जो मतलब जो इस तरीके का सोचने वाले लोग थे वो अपने आप आ गए थे, उन्हें हम बुलाने नहीं गए, अपने आप ही शॉर्ट क्लिपिंग बना रहे थे, अपने आप ही सब कुछ काम कर रहे थे। तो अब ये है कि आप अगर उनकी आशा के अनुरूप अगर काम नहीं करेंगे, जो वो आपसे अपेक्षा रखते हैं वो नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ में नहीं आएंगे। या ये कहा जाए कि आप अगर उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं तो मैं आपकी असफलता मानता हूं, जो लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं, मैं युवा पीढ़ी की असफलता नहीं मानता। और फिर यह है कि हर पीढ़ी के, है ना, अपने सपने होते हैं और उन अपने सपनों को वो साकार होना देखना चाहता है। तो आप क्या उसके लिए कुछ दे रहे हैं? मतलब आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए है? और अगर ऑफर करने के लिए नहीं है तो फिर वो मोदी के साथ इसलिए जाता है कि वो कहता है कि ये भगवा ले लो, ये हिंदू राष्ट्र है, ये तलवार ले लो, इसको मारो, इसको काटो, और अब वो पैसा देता है। वो कुछ नहीं है तो आप बेरोजगार पड़े हुए हैं तो आपको 5-5, 10-10 हजार रुपए दे करके आप ट्रोलिंग का काम करो। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करके वो आपका इस्तेमाल कर रहा है ना। ये बेरोजगारी से जुड़ी हुई बात है। आपने हिंदू राष्ट्र का कहा तो एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने अभी देखी, एक किसी यूट्यूबर ने ही पोस्ट किया है, नेपाल के एक भूतपूर्व मंत्री का एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा था। उसमें वो कह रहा था क्यों हिंदुस्तान मरे पड़ रहा है हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, हम लोग बड़े मुश्किल से छुटकारा पाए हिंदू राष्ट्र के दर्जे से, हमने हिंदू राष्ट्र नेपाल में बड़े मुश्किल से ख़त्म किया है। आज हिंदुस्तान जितनी तरक्की कर रहा है ये हिंदू राष्ट्र नहीं है इसीलिए कर रहा है। ये क्यों इस चक्कर में पड़े हैं हिंदुस्तानी, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। ये नेपाल का एक भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री है। केवल केंद्रीय नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना। हाँ, उन्होंने वहां पर जो प्रचंड है उन्होंने, या जो भी वहां का लीडरशिप है, उन्होंने जो करके दिखाया है, वो उन्होंने राजशाही खत्म की, हिंदूशाही खत्म की, खत्म नहीं की, सफाया की, हाँ, है ना। मतलब एकदम पूरा साफ कर दिया राजशाही को, है ना। लेकिन उसकी शुरुआत राजशाही को खत्म करने के पहले, है ना, वहां पर जो एक तरीके से जो जागीरदार थे उनको खत्म करने का काम पहले से वहां पर चल रहा था। सशस्त्र आंदोलन चला, भारत के आंदोलनकारियों ने उनकी मदद की। वहां पे जो कोइराला जी थे, गणेश मान सिंह थे, है ना, जो कृष्ण प्रसाद भट्टराई थे, उन सब लोगों के साथ हम लोगों का रिश्ता रहा है, लिविंग रिलेशनशिप हम लोगों का, मतलब साथ में आंदोलनकारी के तौर पर रहा है। तो उन्होंने एक छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र उनके काम का नहीं है। तो जब उनके काम का नहीं है तो 142 करोड़ के राष्ट्र का कहां से वो काम उपयोगी हो सकता है। और इसलिए वहां पर जो मॉडल काम कर रहा है आज, वहां पर पहाड़ी लोगों को, मैदानी लोगों को, अलग अलग जातियों को, सबको वहां पर जो है एक तरीके का आरक्षण, एक तरीके का विशेष अवसर या उनको आगे बढ़ने का मौका वो दिया जा रहा है। और हम लोग तो यही बात कह रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश में अब सोशल जस्टिस की ताकत इतनी मजबूत हो गई है। आपने देखा होगा स्टालिन जो है, उन्होंने ऑल इंडिया फोरम फॉर सोशल जस्टिस बनाया, 19 पार्टियां उसके अंदर शामिल हैं। उसका मूल इशू क्या है? उसका मूल इशू है सोशल जस्टिस, उसका मूल इशू है फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। और उसके साथ में सब खड़े हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका अपना जाति जनगणना का मामला। दूसरा उनका अपना जो राजनीतिक दर्शन है वहां पर, वो पूरी तरह से मनुवाद और हिंदूवाद के खिलाफ है। वो पूरी तरह से सेकुलर, दबी कुचली जातियों के पक्ष में है। अभी टाइम है आपके निकलने को, अभी 1 घंटा बाकी है ट्रेन को, यहाँ से 10 मिनट की दूरी है, तो हम कुछ देर और बात कर सकते हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की संसद और विधानसभाएं, इसमें एक एक करके अरबपति और करोड़पति लोग बढ़ते चल रहे हैं। कुछ तो अपने खुद के घोषणा पत्र में ही करोड़पति तो करीब करीब सभी लोग हो गए हैं। तो मेरी समझ ये कहती है कि जो लोग इतने संपन्न तबकों से आ रहे हैं, इनकी गरीबों को लेके समझ और संवेदनशीलता दोनों कम रहती हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की संसद और यहाँ की विधानसभाएं ये गरीबों के मुद्दों को लेके, दबे कुचले लोगों को मुद्दों को लेके बहुत सेंसिटिव नहीं रह गई हैं? देखिए, वो तो इस समाज का जो स्ट्रक्चर है, वो जो मैंने कहा मनुवादी स्ट्रक्चर है, इस कारण से ये हो रहा है। इसमें जातिगत पूर्वाग्रह और दुर्भावना जो है वो मुख्य तौर पर है। और लेकिन क्लास कैरेक्टर का भी पूरा मामला, ये बात आपने 100% सही की है कि करोड़पति ही चुनाव लड़ सकते हैं, वही चुनाव जीत सकते हैं,
और इसीलिए हम लोग तो बहुत सारी जगह पर कहते हैं गरीबी रेखा की जगह अब अमीरी रेखा तय करने की जरूरत है ना। और इस बात को लेकर के अब कम से कम विपन्न आरक्षण की जरूरत है वहां पे कि इससे ज्यादा अरबपति, इससे ज्यादा करोड़पति किसी सदन में नहीं रहेंगे। ऐसा एक विपन्न आरक्षण चाहिए कि कम से कम इतना फीसदी विपन्न लोग वहां पर आ सकें, या तो विपन्न लोगों के लिए सीटें आरक्षित हो सकें, कुछ तो हो। अब इसमें मामला ऐसा है, देखिए जो भी इस देश में कानून बनेगा वो तो पार्लियामेंट बनाएगी। बिल्कुल। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर करोड़पतियों का, अरबपतियों का ही अगर कब्जा है तो वो अपने पक्ष में ही कानून बनाने का काम करेंगे, जो कि कर रहे हैं, करते रहे हैं। और ये जो पैसा उनके पास आता है चुनाव के अंदर, अगर पिछले चुनाव में मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया, और मुझे लगता है कि अब की बार का 2024 के चुनाव में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का वो खर्चा करने वाले हैं। ऐसा तो अगर इतना पैसा खर्चा होगा, आएगा कहां से? यही अडानी अंबानी, यही कॉर्पोरेट पैसा उनको देगा, तो वो एक तरीके से इन्वेस्ट करेगा। तो अगर 100 रुपए देता है तो वो 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का, लाख का, 10 लाख रुपए का वो वापस लेता है। वो तो अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये जो चुनाव सुधार का जो इशू है वो उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। और चुनाव सुधार का इशू जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव किस तरीके से होना चाहिए, है ना, क्या उसमें स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। कनाडा जैसा देश है, कनाडा पूंजीवादी मुल्क है, ठीक है, 12वीं तक की शिक्षा फ्री है, पूरी आपकी हेल्थ सर्विसेज फ्री है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो चीजें आपको तय करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो हमारे पास में जो रास्ता है वो तो जागृति, जो आप जन चेतना का जिसका आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और ऐसे संगठन बनाना और ऐसे संगठनों को ताकत देना, यही एकमात्र तरीका है। उसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। लेकिन ये देश 142 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा देश है, लेकिन कब क्या खड़ा होता है ये कोई कह नहीं सकता। एक मुद्दा है जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, मैं बार बार लिखता हूँ, उसकी चर्चा करना चाहता हूँ, आपका जाने क्या कहना है उसके ऊपर, जो महिला आरक्षण का मुद्दा है। तमाम पार्टियाँ उसके खिलाफ दिखती हैं मुझको, अधिकतर बड़ी पार्टियाँ जो कि संसद में मायने रखती हैं संख्या में। लेफ्ट पार्टी ज़रूर साथ में खड़ी हुई हैं उसके, लेकिन जो संख्या बल वाली पार्टियाँ हैं वो खिलाफ दिखती हैं उसके। कांग्रेस मुझको कभी भी ईमानदार नहीं दिखती महिला आरक्षण से, यानी जिस पार्टी में 2-2 अध्यक्ष रही हुई हों महिलाएं, वो ईमानदार नहीं दिखती। जितने समाजवादी जितने नेता हैं, चाहे वो लालू हों चाहे कोई और हों, ये ईमानदार नहीं दिखते उसके लिए। सारे लोग खिलाफ दिखते हैं महिला आरक्षण के। यानी हालत ये है कि कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहाँ की संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंडिया से ज़्यादा है। ये हालत है, इतना हमारे यहाँ कम है। क्या लगता है आपको, क्या जरिया हो सकता है महिलाओं को आरक्षण दिलाने का? देखिए, एक तो मेरा कहना ये है कि आपने, क्योंकि लालू जी का और कुछ लोगों का आपने कहा, इसलिए मैं पहले वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, महिला आरक्षण अगर होता है और महिला आरक्षण के अंदर केवल अगर सवर्ण जाति के अंदर की अगर महिलाएं अगर वही उस आरक्षण का लाभ ले लेती हैं, तो वास्तव में जो कुल महिलाओं की 50% आबादी है, और उसके अंदर अपर कास्ट कितनी होंगी? मुश्किल से 5% भी नहीं होंगी, 3-4% होंगी। अपर कास्ट की बात कर रहा हूं। वही जाकर के एमएलए बन जाए, वही एमपी बन जाए, वही सब कुछ जगह पे बन जाए। तो जो वास्तव में लाभ मिलना है, जो आप इसके पहले आप जो कह रहे थे कि वो किसके लिए काम करेंगे, वो अपने हितों के लिए काम करेंगे। और इसीलिए जो समाजवादी रहे, वो समाजवादियों का ये कहना रहा कि आपको इस आरक्षण के अंदर भी आरक्षण करना पड़ेगा, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के अंदर करने का काम किया था कि जातिगत जो अलग अलग जातियां हैं, आपको इनका भी समावेश करना पड़ेगा 33% के अंदर। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की सरकार है, यूपी का जो है 10 साल सरकार रही, उसने कहा, और भाजपा ने भी कहा कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन अब भाजपा है, तो दोनों मिलकर ही अगर कभी मतलब अगर दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी है तो भाई दोनों मिलकर के इस पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले आते? नहीं ला रहे। और पिछले बार जो है 10 साल जब थी यूपीए, क्यों नहीं लेके आ गए थे? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं उस पर मेरा एक सवाल है। जी जी, आप जो कह रहे हैं कि ओबीसी का या जो कमजोर जातियां हैं उनका आरक्षण महिला आरक्षण के भीतर होना चाहिए, क्या वो आज पुरुष आरक्षण के भीतर है ना? कहाँ है आप देखिए ना, नहीं संसद और विधानसभा में कहाँ है ओबीसी का आरक्षण? लेकिन पार्टियों को देना पड़ता है टिकट। नहीं आप देखिए, आप आज अगर छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखें, पूरे देश की पार्लियामेंट के अंदर देखिए, तो आपको दिखलाई पड़ेगा कि जो समाज के
जो अंदर जो अलग अलग तबके हैं, अलग अलग जातियां हैं, उनके प्रतिनिधित्व तो आपको दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि पार्टी देखिए ना, पार्टी कैसे देती है टिकट, पार्टी तो देती जाति के आधार पर है, पार्टी तो देख ही लेती है कि किस जाति का बहुमत है ना। तो इधर से आए कोई बैकवर्ड या इधर से आए, अगर बैकवर्ड्स की अगर मान लीजिए मेजॉरिटी है तो जो भी मुख्य पार्टियां होंगी वो उसी को देंगी, तो इधर से आएगा उधर से आएगा। तो मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। जब आप बोल रहे हैं कि पार्टियां जाति के आधार पर ही देती हैं टिकटें, मैं मान लेता हूं इसको कि देती हैं जाति के आधार पर। मानता हूं ये गलत है, नहीं मैं इसको भी नहीं, मतलब ये कोई ये हम अच्छा हकीकत की बात नहीं है कि पार्टियां जो है देती हैं, लेकिन फैक्ट है। देखिए हम कुछ हकीकत की बात कर रहे हैं, कुछ हसरतों की बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि पार्टियां जाति के आधार पर देती हैं। लालू यादव हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, अगर महिला आरक्षण आता है, कौन रोकता है उनको कि वो अपनी ओबीसी को, वो अपने दलित और आदिवासी का आरक्षण तो है पहले से, अगर महिला आरक्षण आता है तो किस पार्टी को कौन रोकता है कि वो अपनी महिला को टिकट न दे? इसमें कहाँ से बात आती है कि इसमें ऊंची जातियों की, शहरी, पढ़ी लिखी, संपन्न महिलाएं ही आ जाएंगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर मामला जिताऊ उम्मीदवार का आता है। देखिए अब देखिए मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं, ये मेरी राय नहीं है। आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैं तो चुनाव सुधार का पक्षधर हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं, अगर मेरी बात आप करेंगे ना, इसका संयुक्त किसान मोर्चे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहना यह है कि बाकायदा पार्टी लिस्ट होनी चाहिए, है ना। एक होता है पॉपुलर वोट, एक होता है पार्टी के लिए वोट, है ना। तो आप जो है कई देशों के अंदर जो सिस्टम है कि 50% पार्टी वोट, है ना, पार्टी के ऊपर ले लीजिए। फिर उसके बाद में पार्टी ये तय करेगी कि कौन सी जाति के या कौन से उनके पार्टी के कैडर के वो उनको देने का काम करेगी। कुछ लोग पॉपुलर वोट से जीतेंगे। आपने महिला आरक्षण के विरोधियों का जो सबसे पॉपुलर तर्क है उसका इस्तेमाल किया यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की तरह। मैं उसी को और समझना चाह रहा हूँ, मेरी समझ में हो सकता है कमजोरी हो। महिला आरक्षण का मतलब ये कहाँ है कि उसमें ऊंची जाति की महिलाएं आ जाएगी और महिला आरक्षण के भीतर कमजोर जातियों का आरक्षण पहले जरूरी है तब महिला आरक्षण आना चाहिए? क्या आज पुरुष आरक्षण जो है वो हमारे पास दो ही जातियों के लिए है, हमारे पास वो दलितों के लिए है और आदिवासियों के लिए है, और कोई आरक्षण हमारे पास नहीं है। लेकिन महिला आरक्षण हमारे पास पंचायत स्तर पर, म्युनिसिपल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, पंच के स्तर पर जाति आधारित महिला आरक्षण है। वहाँ ओबीसी भी है, दलित भी है, हरिजन भी है, आदिवासी भी है, सभी किस्म की महिलाओं का वहाँ पर आरक्षण है। वो कामयाबी के साथ लड़ रही हैं, वो कामयाबी के साथ जीत रही हैं। आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे पंचायतों की, मैं आपसे कहूंगा उसमें हर जाति की महिला दिखेगी। अब मैं आपसे कहूंगा कि जो महिलाओं को आरक्षण है उसकी शुरुआत सबसे पहले कर्नाटक में हुई। नजीर साहब एक थे, समाजवादी थे, सबसे पहले 27% उन्होंने लागू किया। उसके बाद में आपको मालूम है अब पूरे देश में काफी सारी जगह पर 50% पंचायत के अंदर जो है, मतलब अब भी लगभग देश में बन रहा है। तो एक ये कंसेंसस भी बन रहा है और एक ये दबाव भी बन रहा है। तो ये जो इशू है ये बहुत समय तक इसको रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन पार्टियों के भीतर भी, क्योंकि पूरा पुरुष प्रधान नेतृत्व है ना, तो वो एकदम उसको दबा करके रखता है। लेकिन बहुत ज्यादा समय तक ना तो दलितों को दबाया जा सकता है, ना आदिवासियों को, ना बैकवर्ड्स को, ना मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को। उसी तरीके से महिलाओं को, मतलब एक कई सीढ़ी ऊपर चढ़ी हैं महिलाएं। मतलब एक आप जो काम जो है अगर हम याद करें, मतलब ये क्या 3 जुलाई को ही था उनका, सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने पहला जो है स्कूल शुरू किया और वो सब किया। तो आज जो है लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कों से आगे निकल रही हैं। आप दो बार विधायक रहे हैं, इस नाते मैं समझना चाहता हूं इस बात को कि जो संसद और जो विधानसभा महिलाओं को पंच स्तर पर, पंचायत भी नहीं और पंच, गांव के पंच स्तर पर आरक्षण दे रही है कि यहाँ दलित महिला मिल जाएगी, यहाँ आदिवासी महिला मिल जाएगी, यहाँ ओबीसी महिला मिल जाएगी। ये आरक्षण गांव के स्तर पर लागू है और लोगों का तर्क ये रहता है कि ये विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर कैंडिडेट नहीं मिलेगी। अरे एक विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट नहीं मिलेगी जैसा कोई भी तर्क नहीं देता। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, दूसरा, लेकिन आपने ये भी देखा है, देखिए जो जिस तरीके का एक वर्ग चरित्र काम करता है, यह सब कुछ आपने देखा है। तो आप बहुत सारी जगहों पर जाइए जहां पर सीट है आदिवासी की, है ना, सीट है दलित की। मैं जहां से ग्वालियर चंबल संभाग का अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे विधायक हैं जो कि 5 बार विधायक रहे, है ना।
वो विधायक सब वहां पर राजपूत मतलब ये ठाकुरों का इलाका है। हाँ। वो कभी उनके साथ में नहीं बैठा विधायक, 5 बार का विधायक है, बहुत पॉपुलर विधायक है, ठीक है, और वो नीचे ही बैठता है, सब लोग ऊपर, कोई भी सवर्ण के साथ में वो आज तक बैठा नहीं। हाँ। और वो नीचे ही बैठता है। हाँ। और वो हर समय चुन करके आता है। हाँ। है ना। हाँ। जो ये जो मनवादी व्यवस्था है ये बदलेगी धीरे-धीरे, लेकिन इसका लोग उपयोग करते हैं। हाँ। तो ऐसे ही वो महिला का भी उपयोग करेंगे, जैसे दलित का उपयोग करते हैं, जैसे आदिवासी का उपयोग करते हैं। तो मतलब जो शहर के अगर आप मतलब बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, क्योंकि चुनावी राजनीति से मैं जुड़ा भी रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो शहर के 200-300-400 लोग होते हैं, है ना। वही कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, वही कभी एक पार्टी को लाते हैं, कभी दूसरी पार्टी को लेके आते हैं, और वही कैंडिडेट तय करते हैं, वही टिकट दिलाते हैं, वही जो है ये पूरा। आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो हर जगह आपको वही दिखलाई। हम महिला के मुद्दे से शिफ्ट हो रहे हैं, हम महिला के मुद्दे से डिरेल हो रहे हैं। आप मुझको बतलाइए कि महिला आरक्षण, आप लोग चूंकि बहुत सारे जन आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को समर्थन दे रहे हैं, जो आंदोलन नहीं होगा उसको भी समर्थन दे रहे हैं, ये महिला आरक्षण का मुद्दा जो है, इस पे किस प्लेटफॉर्म पे बात होनी चाहिए? क्योंकि अब बात बंद हो गई है, संसद के एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में एक्सपायर हो गया, शायद 14वीं लोकसभा में ख़त्म हो गया वो, उसके बाद से नाम लेवा भी नहीं है उसका वहाँ पे। और मेरी याददाश्त में मैं अकेला हूं जो हर 2-3 महीने में इस मुद्दे को उठाता हूं। नहीं, बहुत जरूरी है इसको उठाना। तो और मुझे लगता है कि देश के अंदर जो महिला आंदोलन है, हाँ, और जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, हाँ, वो इसके लिए कमिटेड हैं। हाँ, है ना। मैंने जो तर्क रखा, क्योंकि आपने जिन लोगों का नाम लिया, हाँ, था, है ना, लालू यादव जी और दूसरे, इसलिए हाँ, मैंने उनका तर्क रखा था। हाँ, मेरा अपना तर्क ये है कि भाई 33% आरक्षण आप दे सकते हो तो आपको देना चाहिए, बाकी सब चीजें बाद में डिसाइड हो सकती हैं। देखिए, लेकिन मैंने वो तर्क आपके सामने इसलिए रखा था, वो ठीक है, पूरा पक्ष सामने जाना चाहिए, वो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो विरोध करने का काम कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके का एक सुधार चाहता है, अमेंडमेंट चाहता है। जब औरत की बात आएगी तो ही उनका तर्क आ रहा है जाति का, जब पुरुष की बात आएगी, आज तक लालू यादव ने ये नहीं कहा कि संसद और विधानसभा में ओबीसी आरक्षण करो। नहीं, वो तो करीब चल ही रहा है ना पूरा ओबीसी का पूरा आंदोलन। ओबीसी के अंदर 54% ओबीसी है, जो मंडल कमीशन ने सिफारिशें की थी, हाँ, उसको जो है 27% के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था, उसको लागू करो। ये बात लालू यादव कहते उनका बेटा तेजस्वी लेकिन संसद में किसी ने एक निजी विधेयक भी पेश किया हो, मुझको याद नहीं पड़ रहा है, कम से कम अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जब सरकारी नौकरी में एक आरक्षण है तो हो जाए, राजनीति में भी हो जाए, वो उसमें बुराई नहीं है। अभी तो बात ये है, मेरा कहना ये है कि आरक्षण का जो सवाल है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सब कुछ जो है बाजार के हवाले हो रहा है। अब सब पूरी जितनी सार्वजनिक जो कंपनियां थी वो सब जो है बेची गई हैं, ज्यादातर बेची जा चुकी हैं, मतलब सब कुछ। तो उसमें आरक्षण की अब वो जो है संभावनाएं और वो सब बहुत कम होता चला जा रहा है। लेकिन मतलब जैसे एजुकेशन वाली फील्ड, एजुकेशन भी अब जो है प्राइवेट चली जा रही है, स्कूल भी, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटीज भी, तो उसके लिए हम लोग जो है केवल वहां पर, तो आपको फिर नई बात करनी पड़ेगी, और नई बात आपको ये कहनी पड़ेगी, निजी क्षेत्र में भी, निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी, वो एक मुद्दा हुआ, और जो है निजी कंपनियों में भी ये आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो पुराना आरक्षण था वो लगभग बेमानी हो चुका है। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, संसद को चाहे कितना ही महंगा क्यों न बनाया गया हो, उसकी सीटों का प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं होने वाला है। तो वहां पे वो प्राइवेटाइज्ड है। हाँ। भाई मैं देखिए, मैं गया था अभी कर्नाटक के चुनाव में, नाम सहित बता देता हूँ मैं, है ना। हाँ। मैं जिस आनंद करके था वहां गया, हमारे मित्र हैं, एक जो है बी आर पाटिल हैं, हाँ, एक डिप्टी स्पीकर भी रहे, 4-5 बार के विधायक हैं, हाँ, लड़ रहे थे, हाँ, पिछली बार हार गए थे 550 वोट से, हाँ, तो उनका प्रेस्टीज था, हाँ, कहा मैं गया, हाँ, सामने वाला शराब का ठेकेदार था, 50 करोड़ से वो चुनाव लड़ा, ठीक है। अब ये जो कैंडिडेट थे, ये श्रीमान जी मतलब 2-1 करोड़ तक ने खर्च किया, हाँ, और आखिरी के जो 3-4 दिन होते हैं, जिसे कहते हैं कत्ल, हाँ, की रात, जब खरीदा जाता है पूरा दारू बेच के सब कुछ किया जाता है, अब उस समय वो पूरा, अब उनकी पूरी चुनाव वाली टीम मेरे पास आ गई, हाँ, कि जो है हम कैंडिडेट के पास जा रहे हैं, वो भगा दे रहा है, हाँ, कि मेरे पास पूरा सब, मैं पहले ही इतना कर्जदार हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, और पैसे का कुछ इंतजाम नहीं हुआ, तो ये चुनाव हार जाएंगे। तो आखिरी में जो है उन्होंने
2 करोड़ रुपया मार्केट से उधार लिया है ना। वो चुनाव जीत गए, 10,000 वोट से चुनाव वो जीत गए। अब आप मुझे बताइए, तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो और क्या है? लेकिन मैं एक और बात बता दूं, राज्यसभा की सीटें बिकती हैं, ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन मिनिस्ट्रियां भी बिकती हैं। जैसे थाने बिकते हैं ना, जैसे थाने के रेट तय होते हैं, ऐसे मिनिस्ट्री के रेट भी तय होते हैं, है ना। कभी अगर अवसर आएगा तो मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं कि किस मिनिस्ट्री का क्या रेट कौन से राज्य में चल रहा है। मैं जब मध्य प्रदेश में विधायक था तो मैंने थानों का और वो जो बैरियर होते हैं आरटीओ के, उसके रेट मैंने एक बार रेट लिस्ट जारी की थी मैंने, तो मैं उसका भी बता सकता हूँ। प्राइवेटाइजेशन हो चुका है ना। मतलब वो आपकी नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। इतना करोड़ रुपया देंगे तभी आप फलाने विभाग के मंत्री बनेंगे, है ना। बाकी आप दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हो, उन्हीं की पार्टी में हो, सबसे ज्यादा आप अनुभवी हो, आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं इनके फायदे के लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ। जिन हन्नान मोला का नाम आपने लिया, 8 बार के सांसद, हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 8 बार जीतना। मैं जब उनसे दिल्ली में मिला, मैंने उनसे पूछा, वो ममता बनर्जी की जो लहर थी उस लहर में वो हारे, 8 बार के लगातार सांसद एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। दिल्ली में मैंने उनसे पूछा उनके घर पर ही कि कॉमरेड आपका खर्च कितना होता था, तो उन्होंने कहा 19 लाख या 20 लाख ऐसी कोई लिमिट थी शायद। तो उन्होंने कहा हमारा खर्च कभी भी उस सीमा तक नहीं पहुंच पाता था। 15 लाख 16 लाख कुछ खर्च हुआ होगा, लोगों ने इकट्ठा किया, लोगों ने खर्च किया, हम उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस सीमा तक। तो ऐसे भी लोग रहे हुए हैं जीतने वाले, कुछ लोग, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे संख्या में, कुछ लोग ही होंगे। तो हम खुद हैं, हमने 2 चुनाव जीते हैं, एक बार 4 लाख रुपए में, एक बार 8 लाख रुपए में, ऐसा है ना। 2 चुनाव जीते हैं बाकायदा। तो इसलिए, और वो भी 50% वोट एक बार आया, एक बार 60% वोट आया, मतलब सब पार्टियों को जितना मिला उससे हमको 10,000 वोट ज्यादा मिला। तो इसलिए मतलब जनता है, लेकिन अगर वो आंदोलन के फेज में है तब तो वो आपको बिना पैसे के भी जिता देगी। लेकिन अगर नॉर्मल चल रहा है तो फिर तो माहौल बिगड़ा हुआ है, तो माहौल बिगड़ा हुआ फिर जो है पूरा पैसा खर्च होगा, है ना। फिर ये है कि भाई वो ये मान के चलते हैं कि आपको जब बना रहे हैं तो आप कमाने ही वाले हो, तो और 5 साल आप हमारे पास आने वाले नहीं हो, तो कम से कम एक बार आए हो। तो अब तो जो रेट है, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ वहाँ 5,000 रुपए पर वोट का रेट चला, 5,000 रुपीज। मैं सोच सकता हूँ। और अब एक और बात बता दूं, है ना, छत्तीसगढ़ के आपके जो दर्शक हैं उनको मालूम होना चाहिए, आजकल ये काम पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता। जैसे अभी मैं आ रहा था ना, मोदी जी की रैली होने वाली है कल, तो पूरे एडवर्टाइजिंग कंपनियां उनके पोस्टर लगा रही हैं, बैनर लगा रही हैं, सब कुछ कर रही है। कोई वर्कर एक भी जगह कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे आजकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां हो गई, वो वही पैसा बांटते हैं। उनकी 3 क्रॉस चेक करने, मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा है ना। पैसा मतलब पर वोटर जाना है, एक घर के अंदर 25,000 जाना है, तो वो सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसको क्रॉस चेक करने के बाद का भी आपको सब सिस्टम, इसके ऐप बने हुए हैं, मतलब पूरा, और डिजिटल पेमेंट हो रहा है। अच्छा, आजकल मामला जो है, मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन जो है वो पूरा, मतलब मतदाता के पास तक वो पैसा डायरेक्ट पहुंचेगा। उसमें बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता कि पार्टी का नेता खा जाए, कोई वर्कर खा जाए, कुछ। चलिए, पेमेंट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हमको देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें, उम्मीद ना करें कि राजनीतिक दल डिजिटल पेमेंट भी करते हैं चुनाव के समय। तो डॉक्टर सुनीलम आपसे, मैं उनको बिल्कुल इस रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता। मैं तो उनसे कहूंगा कि आप मैं तो केवल एक जानकारी दे रहा हूं, लें और आप उसको रिजेक्ट करें। आप जो है, मैं ये एक जरूर अपील करना चाहता हूं कि मैं ये हर समय बोलता हूं कि 5 लाख करोड़ का अगर मालिक है ना गौतम अडानी, है ना, 5 लाख का नहीं, अब तो 155 लाख करोड़ का मालिक है, उसका भी एक वोट है गौतम अडानी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और सबसे गरीब जो इस पूरे छत्तीसगढ़ में रहता है उसका भी एक वोट, बिल्कुल। तो वोट बहुत बेशकीमती है, बिल्कुल, उसको आप अपने विचार के हिसाब से दीजिए, बिल्कुल, किसी दबाव में और किसी जो डिजिटल पेमेंट में। तो आप वो डिजिटल पेमेंट की बात से परे, डॉक्टर सुनीलम ने आखिरी में जो बात कही है कि वोट के दिन आपके हाथ में जो एक ताकत है वो अडानी की ताकत के बराबर है, वो अंबानी की ताकत के बराबर है, इसको मत भूलिएगा। डॉक्टर सुनीलम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े कम वक्त में भी हमारे लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आपने सुना अभी डॉक्टर सुनीलम, उनकी आवाज़ से, बोलने की तलखी से आपने समझ लिया होगा कि वे बहुत जुझारू, बहुत जोशीले
और बहुत कमिटेड नेता हैं। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं, वो मुद्दों को लेके बिल्कुल साफ हैं। मेरी उनसे मुलाकात शायद पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन वैचारिक रूप से मैं उनको जानता हूँ बहुत समय से। तो हम आपसे फिर किसी मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। हिफाजत से रहिए, फिर मिलते हैं।